हेलो एवरीवन, दिस इज साकेत। सक्सेस कर्व के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएचयू बीए 2019 के न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस, जिससे आपको सीयूसेट और बाकी एग्जाम्स में काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पढ़ते हैं। टू पर्सन्स कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days। हाउ मेनी मोर पर्सन्स आर नीडेड टू कंप्लीट डबल द वर्क इन 12 days। इसमें फॉर्मूला है एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम। जितने टाइम वो काम किया है ये क्या देगा, टोटल वर्क देगा हमारा। कितनी एफिशिएंसी से वो काम किया और कितने दिन काम किया वो हमें टोटल वर्क देता है। ठीक है, यहाँ पे दो पर्सन मान लेते हैं ए और बी, दोनों ने काम किया है 9 दिन। ठीक है, अब पहले हमें कितना यूनिट काम है ये लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 9 days एंड 12 days। ठीक है, तो टोटल वर्क मान लेते हैं कि दोनों का एलसीएम है। आपको जो मन है आप ले सकते हैं, कन्वीनियंस के लिए हम 36 यूनिट ले लेते हैं, मान लेते हैं टोटल वर्क इतना करना है। दो पर्सन एग्ज्यूम करते हैं ए और बी, दोनों मिल के काम करते हैं 9 days, 36 यूनिट का काम है। सो पर डे का एफिशिएंसी हुआ 4 यूनिट पर डे। ठीक है, सिंस अब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि एफिशिएंसी अलग है सेम है, इसीलिए हम लोग बराबर लेके चलेंगे। तो एक पर्सन का एफिशिएंसी कितना हुआ, 2 यूनिट का पर डे। दो का एफिशिएंसी 4 है भैया, तो एक का एफिशिएंसी 2 यूनिट हो गया। ठीक है, अब हमें करवाना है डबल वर्क, मतलब 36 से 72 यूनिट पे आ गए, और 12 दिन में करवाना है। ठीक है, 12 डेज में। तो एक दिन में कितना यूनिट काम होना चाहिए, 6 यूनिट काम होना चाहिए एक दिन में। एक दिन में अब एक पर्सन हमारा 2 यूनिट काम करता है, ऐसा इसका मतलब हुआ क्या कि हमें 3 ऐसे आदमी चाहिए जो कि ये काम कर दे। अच्छा, इसमें ऑप्शन ए भी है, सॉरी फॉर दैट। ओके, सो 3 हमें ऐसे पर्सन का काम है जो मेरा काम कर सकते हैं 12 दिन में, पूरा डबल वर्क। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो कि 1 2 3 4 में ऑप्शन था, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए कैन डू 1/3 ऑफ अ वर्क इन 5 days एंड बी कैन डू 2/5 ऑफ द वर्क इन 10 days। इन हाउ मेनी डेज बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन डू द वर्क। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे हमें टोटल वर्क एज्यूम करना है, और एक्सपीरियंस बेसिस पे हम ये 15 यूनिट लेके चलेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ 3 है और यहाँ 5 है। ठीक है, आप जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ज़्यादा इजी होगा लेने के लिए। आप वैसे तो कुछ भी ले सकते हैं, 1 यूनिट 100 यूनिट कुछ भी ले सकते हैं। तो मान लेते हैं 15 यूनिट का काम है टोटल। ठीक है, अब ए के साथ क्या है, ए का करते हैं। ए 5 दिन में 1/3 मतलब 5 यूनिट काम किया, 15 का 1/3। ठीक है, बी के साथ क्या है, बी क्या करता है 10 दिन में 2/5। 2/5 हुआ कितना, 5 3 3 6 यूनिट काम करता है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कितने दिन में दोनों मिल के काम खत्म कर सकते हैं। अब दोनों मिल गए, मान लीजिए भैया दोनों मिल गए, तो एक दिन में कितना यूनिट का काम होगा। एफिशिएंसी अब निकालिए पहले इसके लिए। एफिशिएंसी ऑफ ए कितना होगा, अब 5 यूनिट का काम वो 5 दिन में करता है, एफिशिएंसी कितना हुआ 1 यूनिट पर डे। ठीक है, 5 दिन में 5 यूनिट काम करता है, मतलब एक दिन में वो 1 यूनिट काम कर रहा है। इसी तरह से एफिशिएंसी ऑफ बी कितना होगा, 6/10 यूनिट पर डे। ठीक है, जो कि कितना हो गया 3/5। अब मान लेते हैं हम दोनों को साथ में बुलाएं, भैया हमको जल्दी काम करवाना है, अब जल्दी कीजिए। दोनों साथ में आ गए तो 1 + 3/5 यूनिट एफिशिएंसी अब इतना होगा मेरे एक दिन का एफिशिएंसी। तो अब 8/5 यूनिट का एफिशिएंसी पर डे है। अब हमें खत्म कितना काम करवाना है, 15 यूनिट का काम करवाना है। तो और हमारा एफिशिएंसी एक दिन में इतना है, फॉर्मूला से क्या होगा, डिवाइड कर देंगे बाई 8/5। दिस इज नथिंग बट 50 इंटू 5/8। ठीक है, दिस इज 75/8। ठीक है, एंड विच इज 9 3/8। And I'm again sorry for not showing the options. So options are here: 7 3/4, 8 4/5, 9 3/8, and 10. Okay, so 9 3/8 is the right answer. Okay, then moving to the next question.
इफ 5 men or 9 women कैन फिनिश, और 5 men या 9 women है, गौर कीजिएगा इस पे, और 9 women कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 19 days, 3 men and 6 women, 3 men and 6 women will do the same work in how many days? Okay, so the options are 12 days, 13 days, 15 days, 10 days. Okay, so अब 5 men, ठीक है, 19 days में काम खत्म करते हैं। 5 men आपके घर में काम करने आए और 19 days में काम खत्म करके चले गए। मान लीजिए हम एक ही आदमी को बुलाते तो वो कितना दिन काम करता? अब भैया एक आदमी 5 दिन काम करेगा तब वो एक दिन का काम कर पाएगा जितने 5 दिन कर रहे थे। मतलब इसे 90 into 5 days लगेगा। समझ रहे हैं बात? अब एक ही आदमी से काम करवा रहे हैं तो 5 दिन काम किया तो एक दिन का हुआ, फिर 5 दिन किया तो 2 दिन का, इसी तरह से उसे 95 days लग जाएगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी कितना होगा इसका, एक मैन का एफिशिएंसी। अब यहाँ पे हम चलिए 1 यूनिट का एफिशिएंसी मान के चलते हैं कि 1 ही यूनिट का काम हमको करवाना है, तो एफिशिएंसी कितना होगा 1/95 यूनिट पर डे। ठीक है, सिमिलरली वुमेन का जल्दी से करते हैं, कितना होगा 19 वुमेन, ओके नहीं 9 वुमेन को लगता है 19 days। ओके, सो 1 वुमेन कितना होगा 19 into 9 is 171 days। ओके, सो एक एफिशिएंसी कितना है एक वुमेन का, ये बताइए हमें। एफिशिएंसी होगा 1/171 यूनिट पर डे। ठीक है, अब 3 मेन, 3 मेन हमें चाहिए और 6 वुमेन ला रहे हैं, जल्दी जल्दी काम खत्म करवाना है। ठीक है, तो 3 मेन, 3 मेन मतलब एक 3 into 95 का एफिशिएंसी प्लस 6 वुमेन, एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, ये सब एफिशिएंसी निकल रहा है। ठीक है, ई यहाँ पे एफिशिएंसी यूनिट कर रहा है, इतना होगा एफिशिएंसी एक दिन में। ठीक है, यूनिट पर डे। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं कितना आता है जल्दी से। 19 into 5 into दिस इज 9, 5 दिस इज 9 थे 27 प्लस 5 30, दिस इज 57 by 19 into 5 into 9, 19 3 3 3, दिस इज 1/15। ये एफिशिएंसी है 3 men and 6 women का। ठीक है, हमें काम कितना करवाना था, एक ही यूनिट काम करवाना है, तो कितने दिन लगेंगे 15 दिन लगेंगे, 1/1/5। ठीक है, तो 15 दिन लगेगा, ऑप्शन कौन सा है 15 दिन, सी। चलिए आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन्स इज 7:8। ओके, if the second train runs 400 km in 5 hours, the speed of the first train is। ऑप्शंस देखते हैं, 70 किलोमीटर पर आवर, 200, 250 एंड 350। ओके, अब रेशियो क्या है 7:8। स्पीड ऑफ T2, ट्रेन T2 का स्पीड कितना होगा, डिस्टेंस बाय टाइम इज 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब 8 का 10 गुना हो रहा है तो 7 का कितना गुना होगा 10 गुना, रेशियो में चल रहा है तो 70 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ ट्रेन T1 कितना है 70 किलोमीटर पर आवर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। A train 125 meter long is running at 50 km per hour. In what time will it pass a man running at 5 km per hour in the same direction in which the train is going? ऑप्शंस देखते हैं, 5 सेकंड, 7 सेकंड, 12 एंड 10 सेकंड। ठीक है, अब ट्रेन मूव कर रहा है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में ट्रेन, और मैन भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसमें लगेगा सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है इसलिए रिलेटिव लगेगा। रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो डिफरेंस हो जाएगा, 50 - 5 इज 45 किलोमीटर पर आवर। चलिए ठीक है, ऑप्शन इन सेकंड में है तो इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। 5 पे 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर पर सेकंड हो गया, दिस इज 9295, दिस इज 25/2 मीटर पर सेकंड। रिलेटिव स्पीड इतना आ गया। ठीक है, अब इस हमें निकालना क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस ट्रेन को कितना कवर करना होगा 125 मीटर ही, तो अब डिस्टेंस हो गया तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड सॉरी, डिस्टेंस हो गया 125 मीटर, बाय स्पीड कितना हो गया 25/2 मीटर पर सेकंड, एंड दिस इज नथिंग बट 125 into 2/25, this is 5, 5 to 10
10 सेकेंड। 10 सेकेंड्स लगेंगे हमें ट्रेन को पार करने में, हमें नहीं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। A tree increases annually by 1/8 of its height. Okay. By how much will it increase after 2 years if it stands today 64 सेंटीमीटर हाइट है? ऑप्शन है ये लिखे हुए हैं। देखिए 64 सेंटीमीटर अभी इसका हाइट है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, एक साल बाद 1/8 बढ़ेगा। 1/8 64 का कितना होगा, 8। 8 बढ़ गया मतलब 72 सेंटीमीटर हाइट हो गया अब इसका, ठीक है। जब पहला साल का, दूसरा साल का फिर से, दूसरा साल में क्या होगा, फिर 1/8 इसका बढ़ेगा, इसका नहीं, इसका बढ़ेगा 1/8। 1/8 इसका बढ़ेगा तो क्या है, 1/8 इसका तो 9 होगा, 9 बढ़ेगा मतलब 81 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो 2 साल बाद अल्टीमेटली ये 64 से 81 पे आ गया। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। The difference between compound interest and simple interest at the same annual rate on rupees 5,000 for 2 years is rupees 72. The rate of interest per annum is, ऑप्शन देखते हैं, 6%, 8%, 10% एंड 12%। ये तो सिंपल फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला तो हमें सिंपल सा पता ही है, क्या है, डिफरेंस क्या होता है, पी हो गया आपका ये इंटू आर बाई 100 इंटू टाइम इंटरवल कितना है हमारे पास, ये प्रिंसिपल वैल्यू, डिफरेंस कितना है यहाँ पे दिया हुआ है 72 लिखा हुआ है, ठीक है 72 हो गया। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारे पास 5000, ओके। आर हमें फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 इंटू होल स्क्वायर। अब ये सिंपल कैलकुलेशन है, दिस इज नथिंग बट आर स्क्वायर बाई 40 प्लस गॉन 5 2, this is r square is 144, so r is 12% per annum, okay, so d is the right answer। आगे चलते हैं। The area of a rhombus is 2016 centimeter square and its side is 65 centimeter. The length of its diagonals are, ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है, लेंथ, डायगोनल्स का लेंथ। अब इस क्वेश्चन को करने में फॉर्मूला आपका ये यूज होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, ठीक है। सो इसका यूज करेंगे तो क्या होगा, 2016 इज इक्वल टू 1/2 इंटू, मान लेते हैं D1 है और D2 है, मान लेते हैं दोनों डायगोनल से, तो D1 और D2 कितना आया 4032, ठीक है। यहाँ से ये आया हमारे पास। अब हमें निकालना क्या है, दोनों डायगोनल्स दिया हुआ क्या है, दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई करने पे 4032 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए, ओके। डाट आप एलिमिनेशन पे जाइए ऑप्शन पे। अब देखिए दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 4032 आना चाहिए, तो हम चेक कर लेते हैं कि किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 4032 आता है। अब तो यहाँ पे 5 5 है, तो ये तो आएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 आएगा, ए डिस्कार्डेड। बी देखते हैं, बी में लास्ट में 2 आएगा, हो सकता है ये। सी में भी आ सकता है, लास्ट में 2 आएगा, एंड डी इज डिस्कार्डेड। 5 इंटू 5 आएगा, लास्ट में 5 आएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 है। चलिए बी और सी फटाफट चेक कर लेते हैं। 126 इंटू 32 क्या 4032 आता है, 3200 and this is 2 1 18 4 22 23 3 2 6 7 8, this is 4032 आ गया। तो हमारा आंसर यही है। क्या ये भी आ रहा है, देखते हैं। अगर मान लीजिए सी ऑप्शन में 4032 आएगा, तब हमें ट्रेडिशनली चेक करना पड़ेगा कि क्या आंसर आता है। क्या इसमें भी आता है, चेक कर लेते हैं तुरंत। इंटू 6 2 1 18 22 23 3 2 6 7 8, ओके, दिस इज 2 3 4, नो ये तो नहीं आ रहा है। चलिए तो ये भी गलती, ऑप्शन सी इज बी इज द राइट आंसर, ओके। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इट वाज संडे ऑन 1 जनवरी 2006, फाइंड द डे ऑन द वीक ऑन 1 जनवरी 2010। तो इस सॉल्यूशन को कैसे करेंगे, पहली चीज आपको यहाँ नोट करने वाली है कि एक साल में 365 दिन होता है। हम ट्रेडिशनली काउंट करना चाहते हैं कि एग्जैक्टली 1 जनवरी 2010 को क्या दिन आएगा, ठीक है।
तो आप नोट कीजिए कि 1 जनवरी 2006 को संडे है, तो 8 तारीख को भी फिर संडे ही रहेगा। फिर 7 दिन बाद फिर 15 तारीख को भी संडे ही होगा। इसका मतलब हो क्या रहा है कि 7 दिन पे डे बदल नहीं रहा है। तो एग्जैक्टली हम ये काउंट कर लेते हैं कि एग्जैक्टली अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली बचेगा क्या लास्ट में। उससे होगा कि 7 का मल्टीपल से डे पे फर्क पड़ नहीं रहा है, तो उसका कोई मतलब रह नहीं जाएगा। तो एग्जैक्टली आप 7 से डिवाइड कीजिए तो इसमें रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, यहाँ रिमाइंडर आएगा आपका 1। सिमिलरली आपको 1 जनवरी 2007 पे भी रिमाइंडर आएगा 1। 1 जनवरी 2008 में रिमाइंडर आएगा 2, क्योंकि ये लीप ईयर है, इसमें 366 डेज होता है, डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर बचेगा। 2009 में फिर रिमाइंडर 1 बचेगा, और 2010 में जिसमें हमको चाहिए 1 जनवरी 2010 में रिमाइंडर क्या होगा, एक ही होगा। तो एग्जैक्टली 1 1 2 1 एंड 1। ठीक है, यहाँ से काउंटिंग चालू नहीं हुआ है, यहाँ से हुआ है। तो 2 3 4 5 यहाँ था संडे। ठीक है, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। ओके, सो फ्राइडे इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। A clock is started at 12 noon. By 10 minutes past 5 the hour hand has turned through. ऑप्शंस है दिए हुए। यहाँ पे 10 मिनट्स पास्ट 5 कहने का मतलब 5:10 होता है। ठीक है, अब हमें ये पता है कि 12 आवर्स में एक राउंड पूरा हो जाता है 360 डिग्री। एक आवर में होता है 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको आवर में कन्वर्ट करते हैं पहले। 5 आवर प्लस 10 मिनट मतलब 1/6 आवर। ठीक है, 60 से डिवाइड करके इसका मतलब हो 31/6 आवर। 31/6 आवर। अब एक आवर में 30 डिग्री है, तो फिर 31/6 आवर में कितना डिग्री होगा? 31 into 30/6, which is 31 into 5, which is 155 degree. Okay, so C is the right answer. आगे चलते हैं। How many times are the hands of a clock at right angle in a day? Options are 22, 24, 44 and 48. तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? एक दिन में पूछा जा रहा है कि आवर हैंड और मिनट हैंड कितनी बार 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, सो ये तो ऑब्वियस दिख रहा है कि एक दिन में 1 घंटे में 2 बार तो ऐसा होगा। एक बार जब ये शुरुआत में ये इस साइड से, ये साइड से, और एक बार तब जब ये लास्ट में आने लगेगा, जब ये मिनट हैंड एंड में आएगा, तब इधर से 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, वो अलग पोजीशन पे आएगा पर बनेगा जरूर। ठीक है, तो अगर एक आवर में ऐसा 2 बार बनेगा, 2 टाइम्स। ठीक है, सो 12 आवर में ये 24 बार आपको लगेगा कि बनना चाहिए 12 इंटू 2, पर ये 22 टाइम्स ही बनता है। दो कॉमन पोजीशन आते हैं इसीलिए होता है। ठीक है, इसमें लिख देते हैं 2 कॉमन पोजीशन। तो 24 आवर में जस्ट इसका ट्वाइस मतलब 22 इंटू 2, दिस इज 44 टाइम्स। चलिए, इसमें तो सी आंसर है। आगे चलते हैं। द मिसिंग नंबर इन द सीरीज इज। इसमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है। ऑप्शन है आपके पास 8 9 10 एंड 11। ओके, अगर आप इसको गौर से देखिएगा तो देखिए 2 3 4। ठीक है, फिर 4 6 8। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, एक ज्यादा फिर एक ज्यादा। ठीक है, फिर 2 3 4, फिर 4 6 8, दो ज्यादा दो ज्यादा। फिर आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे 1 का इंक्रीज हुआ है सब जगह, यहाँ 2 का इंक्रीज हुआ है, अब क्या होगा, 4 का इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। 8 से 4 12, 4 16। ठीक है, तो एक लॉजिक होगा, ये एक पैटर्न हो गया जिससे आप आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा पैटर्न ये है कि आप ये गौर करिए कि 2 2 टू द 4 एंड 4 2 ज़ा 8 होगा। कैसे होगा ये देखिए, 3 2 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12 एंड 4 8 4 टू ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16। ये पैटर्न दूसरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज इज। ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। सो सीरीज को जरा देखते हैं। 5 2 7 9 16 25।
गौर से देखने पे आपको पता चलेगा कि 5 2 7 7 2 9 9 7 16 16 9 25 and 25 and 16 is 41. Okay, so A is the right answer. This was easy. Next question. The value of 14 square plus 15 square up to 30 square is, okay, options आपके सामने लिखे हुए हैं. इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है, 1 square 2 square 3 square up to n square is nothing but n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. Okay, so इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे? हम लोग क्या करेंगे, 1 से 30 तक का कैलकुलेट कर लेंगे, 1 से 13 तक का कैलकुलेट कर लेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. सब्ट्रैक्ट करने पे तो हमारे पास यही आएगा एग्जैक्टली. ठीक है, सो 1 to 30 क्या होगा, 30 into 31 into 32 60 61 by 6 minus 1 to 13 13 into 14 into 27 by 6. Okay, this is 5, this 3 7 9, this is 5 into 1 9 18 minus 13 into 63, this is 5 5 4 4 4 9 minus, this is 9 18 1 2 8 and 19, this is 6 3 6 8. सो कौन सा आंसर राइट है, डी ऑप्शन. ये मेयर कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द वैल्यू ऑफ 1 क्यूब 2 क्यूब अप टू 15 क्यूब माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 15 इज. ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं. इसमें भी फॉर्मूला लगता है, ये होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n is nothing but n into n plus 1 by 2 and 1 cube 2 cube 3 cube up to n cube is n into n plus 1 by 2 whole square. अब आपको समझ में आ गया कि क्या करना है इसमें एग्जैक्टली. तो चलिए करते हैं. 15 into 16 by 2 whole square minus 15 into 16 by 2. Okay, this is 8, this 120 whole square minus this is 120. Okay, so this is 12 square 144 20 minus 120, this is 14280. Okay, so right option is C. आगे चलते हैं. The sum of all odd numbers between 100 and 200 is. ये क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का. 100 और 200 के बीच में कितने ऑड नंबर्स है, 101 103 अप टू 199. हमको इनका सम निकालना है. ठीक है, सम कैसे निकालेंगे, चलिए इसे एसएन मान लेते हैं. पहले तो हमें ये देखना होगा इसमें कितने टर्म्स है. तो अब अगर आप नोट कीजिएगा कि इसमें 100 से 200 के बीच में 200 टर्म है. ठीक है, और जस्ट हम लोग अल्टरनेट ले रहे हैं तो इसमें एग्जैक्टली 50 टर्म्स होंगे, 50 टर्म्स. ठीक है, अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप कैलकुलेट कर लीजिए. ये लास्ट टर्म है हमारा एल, ए हो गया फर्स्ट टर्म, डी हो गया डिफरेंस एंड एल हो गया लास्ट टर्म 199, जो कि फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी विच इज 101 plus n minus 1 into 2. Okay, so 198 is equal to 2n minus 2. This is 2n बराबर 100 and n is 50. ठीक है, 50 आ गया. अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n by 2 a plus l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a 2a 2a plus n minus 1 into d. ठीक है, तो इसमें उस फॉर्मूला में डालते हैं, इसमें डालते हैं सिंस हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों है. सो n कितना है 50, फर्स्ट टर्म इज 101, लास्ट टर्म इज 199, दिस इज 25, दिस इज 25 into 375,000
इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, ऑप्शन क्वेश्चन क्या है, इफ ए और बी बराबर नहीं है तो कौन सा ट्रू है इसमें स्टेटमेंट। ए प्लस बी बाई टू बराबर है रूट ए बी के, छोटा है या बड़ा है या सब का सब ट्रू है। ऑब्वियसली सारा तो हमेशा ट्रू नहीं होगा, ये तो हमेशा गलत होगा, क्योंकि ये छोटा भी हो और ये बड़ा भी हो ऐसा तो कभी पॉसिबल है नहीं। ठीक है, इसीलिए डी तो ऑप्शन नहीं है। अब इसमें होता ये है रिजल्ट, अगर आप गौर कीजिएगा तो लेफ्ट साइड में इक्वेशन के क्या है, अर्थमेटिक मीन है, जो कि क्या होता है ए प्लस बी बाई टू होता है, और राइट साइड में है ज्योमेट्रिक मीन, जो कि क्या है रूट ऑफ ए बी है। और हमें ये पता है इनइक्वालिटी कि ए बी ए एम हमेशा जी एम से बड़ा होता है या इक्वल टू ही होता है, जिसमें एक रिजल्ट है ये भी कि ये बराबर तभी होता है इफ एंड ओनली इफ ए और बी जब बराबर हो तभी होता है ऐसा। ठीक है, जब भी ए और बी बराबर होगा तभी ए एम और जी एम बराबर होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो ए एम बड़ा ही होगा। तो इसमें सिंस हमारे पास दिया हुआ है क्या, दोनों बराबर नहीं है, तो एग्जैक्टली ए एम क्या होगा यहाँ पे जी एम से बड़ा होगा। चलिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ द सीरीज इज जीरो। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये सीरीज भी सेम अर्थमेटिक मीन का सीरीज है। पहला टर्म क्या होगा 72, डिफरेंस क्या है यहाँ पे 9, आप गौर कीजिएगा तो 9 डिक्रीज करते जा रहा है हर बार, तो डिफरेंस क्या हुआ -9। लास्ट टर्म क्या है 0, एंड हमें क्या निकालना है n निकालना, मतलब वो टर्म जिस पे 0 आ रहा हो। तो क्या फॉर्मूला है, l इज इक्वल टू a plus n minus 1 into d, so this is 0 is equal to 72 plus n minus 1 into -9, which is 72 minus plus 9 minus 9n, so 9n is equal to 80, so n is equal to, sorry 81, so n is equal to 9, so नाइन्थ टर्म पे 0 आ जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। द सम ऑफ दिस सीरीज 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, ये चलते जा रहा है, इसका क्या होगा आंसर। ऑप्शंस आपके सामने हैं 2, 4, 8 एंड इन्फिनिटी, इसे बोलते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, अनंत। सो अब ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसका एक रिजल्ट होता है 1 प्लस आर स्क्वायर आर क्यूब, इसी तरह से अगर चलता जाए वैल्यू, तो इसका वैल्यू होता है 1/1 माइनस आर, जहाँ पे एक कंडीशन है कि आर 0 और 1 के बीच में ही होना चाहिए ऐसा। ठीक है, ये रिजल्ट होता है। सो इस रिजल्ट से अगर आप गौर कीजिएगा तो क्या है 1 प्लस 1/2 प्लस, आप 1/4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 को आप 2 क्यूब लिख सकते हैं, 2 to the 4 लिख सकते हैं, 16 को, इसी तरह से चलता जा रहा है। ठीक है, ये क्या है 1/2, दिस इज 1/2 होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं, 1/2 होल क्यूब, इस चल रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि आर क्या है, हाफ है। सो इस वैल्यू, इसमें वैल्यू जो कि क्या है 0 और 1 के बीच में भी है। ठीक है, तो इसमें वैल्यू डालिए, 1/2 इज नथिंग बट 2, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। The average of two numbers is xy. If one number is x, the other number is, ऑप्शन देखते हैं, y/2, y 2xy minus x and x into y minus 1। अब दो नंबर का एवरेज बोला है, क्या है xy है। ठीक है, तो ये दोनों नंबर को जोड़ने से क्या होगा 2xy होगा। ठीक है, और क्या बोला गया है कि इसमें से एक नंबर x ही है, चलिए यहाँ पे हम डाल देते हैं x, तो ये नंबर क्या हुआ, ये पूछ रहा है क्या होगा एग्जैक्टली 2xy माइनस एक्स होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस इज, ओके, सो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप सबसे स्मॉलेस्ट चालू कीजिए अंदर वैल्यू ब्रैकेट से, इससे। सो 64 is 8 and 2 0, this is nothing but root of 0.01 प्लस ये 64 क्या हो गया रूट 8, और 4 डेसिमल है तो 2 डेसिमल आ गया।
0.08 हो गया, ठीक है, बाई 0.01 इंटू 0.3, सिंप्लीफिकेशन है सिंपल, ये हो गया 0.09 बाई 0.01 इंटू 0.3, अब ये हो गया क्या 0.3 बाई 0.01 इंटू 0.3, दिस इज गॉन, दिस इज 100, ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, इसका वैल्यू बताना है, ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए आपको कुछ इनइक्वालिटीज याद होनी चाहिए, हम लिख देते हैं x to the power a by x to the power b is nothing but x to the power a minus b, ठीक है, दूसरा इनइक्वालिटी x to the power a to the power b is nothing but x to the power ab, ठीक है, तीसरा इनइक्वालिटी x to the power a into x to the power b is nothing but x to the power a plus b, ठीक है, और चौथा इनइक्वालिटी है x to the power 0 1 होता है जहाँ पे x बस 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी नॉन जीरो नंबर का 0 हमेशा हम लोग 1 लेके चलते हैं, जैसे 10 का पावर 0 इज 1, 100 का पावर 0 इज नथिंग बट 1, ओके, ये चारों आपको याद होने चाहिए, इसके बाद क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, और एक चीज, इसे ट्रेडिशनली तो सॉल्व कर ही सकते हैं, पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऑप्शन लेके चेक कर सकते हैं कि कौन सा सही आंसर होगा, ठीक है, चलिए हम लोग ले लेते हैं ए को फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 1, बी को 2, सी को 3 और एक्स को लेते हैं मान लेते हैं 4, चेक करते हैं क्या वैल्यू आता है, उससे समझ आ जाएगा ऑप्शन देख के कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है, गलत है कि नहीं है, ठीक है, कौन सा, चलिए एक्स 4, 4 टू द पावर बी क्या है 2 और यहाँ सी क्या है 3, ए बाई बी क्या होगा, पावर में माइनस से आएगा, सो यहाँ पे होगा -1 और सब्स्टिट्यूशन है सिंपल, b प्लस सी माइनस ए है, दिस इज 5 minus 1 is 4 into x to the power c by x to the power a, ओके, c minus a करेंगे, c minus a क्या हुआ 2, c plus a minus b है यहाँ पे, c plus a minus b है, तो 4 minus 2 is 2 और यहाँ पे क्या हुआ a by b, a minus b होगा, दिस इज -1, a plus b minus c है, a plus b minus c, दिस इज 0, ओके, अब आप गौर कीजिए इसमें क्या है, ये 4 to the power -4 है, इससे अब ये 4 to the power 4 है और ये 4 to the power ये सॉरी यहाँ 4 होगा, तो 4 to the power एनी नंबर टू द पावर 0 क्या होगा 1 होगा, 1 by 4 to the power 0 भी 1 होगा, ये इसका कोई काम नहीं है, ये क्या हुआ पावर्स ऐड हुआ 4 to the power 0 आ गया जो कि एग्जैक्टली क्या है 1 है, ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा वैल्यू मेरा क्या आ रहा है, अब देखिए कि इसमें तो 1 आ रहा है, ज़्यादा चांसेस इसी का है, पर हो सकता है बाकी ऑप्शन में 1 आए, तो हमें फिर कुछ और चेक करना पड़ेगा वैल्यू लेके, ठीक है, अब गौर कीजिए कि जितना वैल्यू हम लिए हैं सब पॉजिटिव वैल्यूज है, तो ये सब का सब वैल्यू 1 से बड़ा ही आएगा, जो भी वैल्यू आएगा हमारे वैल्यू हमने जो लिया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, सो ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा, ठीक है, इसका ट्रेडिशनली भी कर सकते हैं, ट्रेडिशनली करने का ऑप्शन कैसे करेंगे हम बताते हैं, ये इनइक्वालिटी जो चारों लिखे थे इन्हीं का यूज करेंगे, ठीक है, b माइनस सी पावर में आएगा x का, हम बस पावर लिख रहे हैं, x को छोड़ दीजिए, x को बाद में देखेंगे, b माइनस सी आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, b प्लस सी माइनस ए होगा, b प्लस सी माइनस ए होगा, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आएगा सेकेंड टर्म c माइनस ए जो कि इससे मल्टीप्लाई होगा, और सिंस ये x के पूरे पावर में है, x सेम है, तो सब ऐड में जाएगा, ठीक है, c माइनस ए होगा, c प्लस ए माइनस बी होगा, और सेम चीज तीसरे में भी जाएगा, a माइनस बी होगा, a प्लस बी माइनस सी होगा, अब आप गौर किए यहाँ पे b माइनस सी है, यहाँ b प्लस सी है, हम इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस ए बी प्लस ए सी, ठीक है, सेम चीज यहाँ भी करेंगे, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी सी प्लस ए बी, ठीक है, सेम चीज यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी बी, ओके, अब कैंसिलेशन करते हैं,
यहाँ पे ए बी गया, ए बी गया, ए सी गया, ए सी गया, सी बी गया, सी बी गया, ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड दिस इज प्लस। ओके, सो यहाँ आया जीरो, अच्छी मेरी जीरो। अब सब मेरे एक्स के पावर में था, जिसको हम नहीं लिखे हैं टाइम बचाने के लिए। एक्स का पावर जो कि क्या होगा, जीरो वन होगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली मेरा ऑप्शन आ गया वन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The ratio between two numbers is 5:7. If their LCM is 140, the numbers are, ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब दो नंबर का रेशियो 5:7 है, तो मान लेते हैं एक नंबर 5 के है, दूसरा नंबर 7 के है। दोनों का एलसीएम 140 दिया हुआ है इन्हीं दो नंबर का। सिंस यहाँ पे 5 और 7 को प्राइम है, इसीलिए एलसीएम आएगा 5 इंटू 7 इंटू के। ये कैसे आया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, इसीलिए दोनों दोनों क्या था, कोप्राइम था, ऊपर से के कॉमन था, ये आना ही आना है, इसीलिए 5 इंटू 7 इंटू के आया, जो कि कितना दिया 140। सो के इज नथिंग बट 5 2 8 7 4, दिस इज के इज 4। सो नंबर क्या हो गया 4 5 20 एंड 28। ऑप्शन कौन सा है, बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A man leaves half of his property to wife, 1/4 of his to his son, and okay, remaining divide over यहाँ पे, divide equally to his two daughters. If the share of each daughter is 10,000, the share of his son is, sorry for mistake, and options दिए हैं आपके सामने। ठीक है, अब देखिए 1/2 अपना वाइफ को दे दिया प्रायोरिटी। ठीक है, फिर बचा हुआ 1/4 जो है, बचा हुआ में से नहीं, इन जनरल का 1/4, इन टोटल का 1/4 वो दे दिया अपना सन को। ठीक है, अब बचा उसके पास कितना, 1/4 और बचा है उसके पास। ठीक है, हाफ दे दिया, 1/4 पास दे दिया, 1/4 बचा हुआ है, इसका आधा दिया वो अपने दो डॉटर्स में बांट दिया, आधा आधा। ठीक है, तो ये हो गया वाइफ, ये हो गया सन, ये हो गया डॉटर D1, ये हो गया डॉटर D2। ठीक है, अब बोला क्या जा रहा है कि एक डॉटर को वो दिया है जितना, वो कितना है 10,000 है। ठीक है, मतलब उसके पास टोटल कितना था, 80,000 था, तभी ना 1/8 10,000 होगा। ठीक है, अब बोला क्या जा रहा है कि शेयर सन का कितना है, सन का 1/4 था, 1/4 में था 20,000। ठीक है, ऑप्शन कितना है, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Price of commodity has increased by 60%. By what percent must a customer reduce the consumption of the commodity so as to increase the expenditure? ओके, इसको कैसे करेंगे, इसके लिए एक छोटा सा रिजल्ट है, क्या है, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। जितना दाम है, जितना कंजम्पशन है मेरा, वही ना एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, ये हुआ। इसको हम दो तरीके से बताएंगे। पहला तरीका ट्रेडिशनली, कि मान लेते हैं प्राइस पी है, सी कंजम्पशन है, ई एक्सपेंडिचर है, ये हमारे दिया हुआ है, हमें बोला गया है इसको नहीं चेंज करना है। ठीक है, ये चेंज नहीं होना चाहिए, ये जो है वही रहे। अब प्राइस को बढ़ा दिया गया है 60% से। ठीक है, तो 60% कितना होगा, प्राइस मान लेते हैं, नया नया प्राइस क्या होगा, चलिए नया प्राइस होगा पी डैश इज इक्वल टू पी प्लस 60% ऑफ पी। 60% ऑफ पी इज इतना पी। ठीक है, दिस इज पी प्लस 3/5 पी, दिस इज 8/5 पी। ठीक है, अब ये 8/5 पी हो गया, हम क्या किए, इस पी में 8/5 मल्टीप्लाई कर दिए इस पी में। अब ये इक्वेशन वैल्यू बदलना नहीं चाहिए, ये ई का पता है, इसमें 8/5 मल्टीप्लाई किया, मतलब हमको इसमें 5/8 मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, दोनों क्या होगा, कैंसल आउट होगा, ई में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जो नया कंजम्पशन है वो कुछ नहीं है, वो 5/8 टाइम्स ऑफ सी है। ये डायरेक्टली आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 3/8 टाइम्स ऑफ सी, दिस इज नथिंग बट सी माइनस 3/8 सी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो नया कंजम्पशन है वो पुराने कंजम्पशन से 3/8 टाइम्स सी क्या है, कम है, नीचे है, माइनस हुआ है। 3/8 टाइम्स सी मतलब परसेंटेज में बदलते हैं कितना होता है,
तो परसेंट में 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, दिस इज नथिंग बट 37.5। ऑप्शन सी इज द राइट वन। ठीक है, दूसरा तरीका इसका ये है, इसको बोलते हैं ए बी रूल। ठीक है, इसमें बोला ये जाता है कि आप पहले तो परसेंटेज को, ये कब लगता है पहले ये बताते हैं। ये हमेशा तभी लगता है जब a इंटू बी कोई फिक्स्ड वैल्यू हो, फिक्स्ड वैल्यू लाना हो, फिक्स्ड हो राइट साइड में। ठीक है, तो इसमें करेंगे क्या कि 60% को पहले फ्रैक्शन में बदल दीजिए। फ्रैक्शन हो गया 3/5, वो क्या है, बढ़ा है, बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। तो इसको, ये ए का है लिखा हुआ है, तो बी में कैसे करेंगे इसको, न्यूमरेटर पे कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, न्यूमरेटर पे कोई चेंज नहीं करना है, डिनोमिनेटर से क्या करना है, यहाँ प्लस साइन है तो डिनोमिनेटर को ऐड करिए न्यूमरेटर से। 5 + 3 = 8, और यहाँ लिखिए 8, और ये प्लस है तो यहाँ लिखिए माइनस। ठीक है, इसका मतलब अगर a बढ़ा है 60% से, जो कि 3/5 है, तो b घटेगा 3/8 फ्रैक्शन में, जो कि 37.5% है। तो ये क्या है, 37.5% से डिक्रीज हुआ है। ठीक है, यही ए बी रूल बोलता है। आप इसे और ट्राई कर सकते हैं, इसे एक दो क्वेश्चन अपने से बना के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Manisha is able to do 40% more work than Nitu in the same time. If Manisha can do a certain piece of work in 60 days, then how many days will both do the work together? Options लिखे हुए हैं आपके सामने, 40 days, 36 days, 45 days and 35 days. अब इसको कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि नीतू का एफिशिएंसी क्या है, 1 है, 1 यूनिट पर डे, एक दिन में 1 मिनट काम कर रही है। ठीक है, तो मनीषा का क्या होगा एफिशिएंसी, इससे 40% ज़्यादा है, मोर एफिशिएंट है वो, तो 1 + 40% हो गया 2/5। ठीक है, दिस इज 7/5 यूनिट पर डे। ठीक है, अब बोला क्या जा रहा है कि मनीषा कैन डू अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। ठीक है, अब एफिशिएंसी मनीषा का ये है, 60 दिन में काम खत्म कर रही है, तो टोटल वर्क कैसे हो, कितना होगा बताइए, 7/5 इंटू 60 होगा, दिस इज 12, दिस इज 84, मतलब 84 यूनिट का टोटल काम है हमारे पास। ठीक है, देन हाउ मेनी डेज विल बोथ डू द वर्क। अब दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो पहले दोनों मिलके एफिशिएंट कितना है वो देख लेते हैं। 7/5 + 1, दोनों का एफिशिएंसी एक दिन का होगा, दिस इज 12/5 यूनिट पर डे, एफिशिएंसी मिला के है इतना एक दिन का एफिशिएंसी है, ये टोटल वर्क यूनिट है। तो टाइम कैसे निकलेगा, डिवाइड कर दीजिए, तो 5/12, दिस इज 12, 7, 7, 5, 35, 35 डेज लगेगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The cost of house to be constructed is estimated ₹3,60,000. The architect asked for his fee as 5% on the first 2 lakhs and 3% on the remaining cost. What is the fee of architect? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ठीक है, अब देखिए, पहला 2 लाख पे, पहला 2 लाख का 5% मांगा है वो। अब 2 लाख का 5% कितना होगा, 5% मतलब 1/20, मतलब कितना हुआ 2 लाख का 5%, 10,000। कैसे हुआ, 5% ऑफ 2, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, सो दिस इज नथिंग बट 5/100 which is 1/20। दिस इज गॉन, दिस गॉन, दिस गॉन, दिस 1 हो गया, तो 10,000 इधर से आया। ठीक है, अब बचा हुआ कितना पैसा है, 2 लाख तो हट गया, 1,60,000 बचा है मेरे पास अभी। ठीक है, उसमें वो चार्ज कर रहा है 3%। अब इस पे चार्ज हो रहा है 3%, 3% मतलब इतना निकालना, ये गया, ये गया, दिस इज नथिंग बट 4,800। अब बोला जा रहा है इतना, ये पहले चार्ज किया गया, अब और चार्ज किया, दोनों को मिला दीजिए, हुआ 14,800, इतना टोटल चार्ज किया। दिस इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। By selling a table for ₹330, a trader gains 10%. The cost price of table is, okay. So इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, कॉस्ट इज इक्वल टू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इनटू एसपी। ठीक है, ये तो फॉर्मूला बेस्ड हो गया, जो कि डायरेक्ट आप अगर निकालना चाहें तो 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 10 इंटू एसपी सेलिंग प्राइस कितना था 330, दिस इज 100/110 इंटू 330।
दिस इज 3, दिस इज 300, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 300। तो आगे चलते हैं। An article is sold at a profit of 20%. Okay. Had it been sold for 60 rupees more, the profit would have been 30%. The cost price is. ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। सो अब इसको कैसे करेंगे? पहला तो ये तरीका है कि आप मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस कुछ एक्स है, मान लेते हैं कुछ 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% मतलब एक्स बाय 5। सो अगर कॉस्ट प्राइस ये है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? ये सेलिंग प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? एक्स बाई 5, दिस इज 6x बाई 5, इतना मेरा सेलिंग प्राइस है। अब बोला जा रहा है कि अगर ये 60 रुपए ज्यादा महंगा चीज भेजता बेचता अपना सामान को, मतलब अगर सेलिंग प्राइस मान लेते हैं, एसपी डैश लिख देते हैं, इतना होता, दिस प्लस 60 होता, मान लेते हैं, तो प्रॉफिट कितना होता है? 30% का होता है। और प्रॉफिट कितना होता है? पहले प्रॉफिट देखते हैं। तो प्रॉफिट कितना होता है? इतना में खरीदा और इतना में बेचा। प्रॉफिट क्या है? इतना माइनस एक्स हो गया, प्रॉफिट ये हो गया। अब प्रॉफिट है कितना परसेंट? तो 30%। किसका? तो कॉस्ट प्राइस का। तो 30% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज 3/10 ऑफ एक्स, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। दिस इज 5x माइनस एक्स, दिस इज x प्लस 300 बाई 5 इज 3x बाई 10, दिस इज 2, दिस इज 2x 600, x is 600, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। ये तो हुआ ट्रेडिशनली आप एक्स मान के कर रहे हैं, ये डायरेक्ट। दूसरा ऑप्शन ये है, आप डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन को और पढ़ते हैं फिर से, क्या बोल रहा था क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 20% प्रॉफिट अभी इसको हुआ है, ठीक है। अब उसको कोई और बोला, मान लीजिए कोई और दोस्त आपको, मान लेते हैं कि कोई आपको दोस्त बोला आपको 20% का प्रॉफिट हुआ किस चीज को बेचने में। आपका दोस्त क्या बोला आपको कि भाई 60 रुपए ज्यादा बेचता ना, ज्यादा महंगा बेचता, तो तुमको 30% का प्रॉफिट होता, ठीक है। अभी आपको हुआ है 20% का प्रॉफिट। अब बस 60 रुपए ज्यादा महंगा बेचिए उस सामान को, तो आपको होगा 30% का प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ कि 10% प्रॉफिट हो रहा है 60 रुपए से। 60 रुपए से 10% का प्रॉफिट आ रहा है हमको, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 10% प्रॉफिट जो हो रहा है वो किससे आ रहा है? 60 रुपए से आ रहा है, ठीक है। अब 10% प्रॉफिट किसका होता है? कॉस्ट प्राइस का होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस क्या है? 60 है। इसका मतलब क्या हुआ कि परसेंट को हटा के डिवाइड में आ गया 100, दिस इज नथिंग बट 10, सो सीपी इज 600 रुपीज। हो गया आंसर, ठीक है, लॉजिकली सोचने पे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। पदम इन्वेस्टेड रुपीज 30,000 इन, सो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। Padma invested rupees 30,000 in a finance company and received rupees 39,930 after 3/2 years. What is the rate of interest per annum compounded half yearly? ऑप्शन है आपके सामने 10%, 20%, 25%, 16%। सो इसको करेंगे कैसे? ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ए इज नथिंग बट पी इंटू 1 + r/100 टू द पावर n, ये फॉर्मूला होता है। पी यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, एक टोटल अमाउंट जो जोड़ के होता है, कितना है 39,930। पी कितना हुआ 30,000, ठीक है। 1 + r/100 n, 3/2 ईयर्स है यहाँ पे। n क्या हो गया हमारा? 3 हो गया, ठीक है। अब अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा ये इसको, तो आपके पास आएगा r इज इक्वल टू 10%। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो हम इसको छोड़ दे रहे हैं एज अ होमवर्क, ठीक है। और सिंस हमें हाफ ईयरली था तो हम इसे दोगुना करना पड़ेगा, मतलब आर हमारा एग्जैक्टली आंसर क्या आएगा? 20% पर एनम, ठीक है, पर एनम, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।